अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और डिस्कशन जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो और बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो शादी के फ़ौरन बाद हमारे पास आ जाते हैं। तो पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं शादी के फ़ौरन बाद और बहुत सी चीज़ें उनके माइंड में होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने कहा मैं आपको खुद बताती चलूँ, आपको इससे इस्तेफादा होगा। दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगी। नंबर 1, शादी से पहले कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए अपने बारे में, अपने होने वाले पार्टनर के बारे में। और नंबर 2, शादी के बाद आपने कब आना है डॉक्टर के पास किसी खास मकसद को लेके। तो पहली बात पे बात करते हैं कि जिनकी कज़न मैरिजेस होती हैं उनको शादी से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपना थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं। वाई? बिकॉज थैलेसीमिया इज़ वेरी कॉमन इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। हमारे मुल्क में भी इस वक्त थैलेसीमिया, आप अगर ओवरऑल आप देखें तो ऑलमोस्ट 30 to 40% ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें प्रेवलेंट है। मैं शायद कुछ ज़्यादा ये कोट कर रही हूँ, लेकिन हमारे मुल्क में भी कुछ खित्ते ऐसे हैं जहाँ पे थैलेसीमिया बहुत कॉमन है। मे बी किसी खास जगह पे ना हो, लेकिन कुछ ऐसे सिंध के इलाके, पंजाब के सर्टेन एरिया जहाँ पे थैलेसीमिया बहुत कॉमन पाया जाता है। इसलिए अगर शादी से पहले आप लोग अपना थैलेसीमिया का एक सिंपल टेस्ट है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, हस्बैंड और वाइफ दोनों वो करवा लें तो इट विल बी वेरी गुड। आपको आगे एक ऐसे बच्चे से जिसे थैलेसीमिया मेजर हो उससे आप बच सकते हैं। इस वक्त केपीके की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने अपने निकाह नामे में इसको ऐड करवा दिया है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट उनका होगा, ताकि पता चले कि कहीं दोनों हस्बैंड वाइफ तो थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट तो नहीं है। एक इंसान को, लड़की हो या लड़का हो, अगर थैलेसीमिया माइनर है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर दोनों होने वाले मियाँ बीवी अगर दोनों का टेस्ट थैलेसीमिया माइनर के लिए पॉजिटिव आता है तो फिर शादी के बाद 25% चांसेस हैं कि जो बच्चा होगा उसमें थैलेसीमिया मेजर होगा। एक तो ये चीज आप लोगों ने पल्ले से बांध लेनी है कि थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी होना चाहिए अगर किसी की फैमिली में थैलेसीमिया है और इंटरमैरेजेस भी हैं। नंबर 2, अगर किसी पेशेंट को, स्पेशली आई एम टॉकिंग ऑफ द फीमेल्स, ब्लड प्रेशर या शुगर है, उसको बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करना चाहिए ताकि आफ्टर आप जब प्रेगनेंसी होती है तो इन चीजों के साइड इफेक्ट्स में वो रूनमा ना हो। सेकेंड नंबर पे मैं बात करना चाहूंगी, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कपल्स, अब शादी हो गई, 2-3 महीने तो एंजॉय कर लिया, उसके बाद टेंशन शुरू हो जाती है कि जी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मैं पेशेंट को एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि बच्चे को दरख्तों पे तो नहीं लगे हुए ना कि आप लोग फौरन आ गए हैं, थोड़ा सा तो इंतजार हमने करना है और कुछ नेचर को हमें इतना अलाउंस देना चाहिए कि नेचर शुड प्ले इट्स ओन रोल। देखिए, जो हस्बैंड वाइफ बिल्कुल हेल्दी होते हैं एंड दे आर लिविंग टुगेदर, हर महीने अल्लाह की तरफ से एक औरत का एक साइकिल है कि हर महीने एक एग बनता है। उसमें हेल्दी कपल जो इकट्ठे रह रहे हैं 20 to 30% चांसेस हैं कि वो कंसीव कर लेंगे। इस तरह हर महीने एक एग बना और होते होते तो लगभग तकरीबन 8 महीने से 1 साल की मुद्दत के अंदर मोमेंट प्रेगनेंसीज हो ही जाती हैं। सेकेंडली, लड़की को हमने इतना एज देना है कि वो ब्याह के जब एक घर में आती है तो उसके लिए एक नया माहौल है, ससुराल वाले हैं, उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और इसी सारी एडजस्टमेंट में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए। अब हमारे यहाँ होता क्या है जी, शादी हुई है और थोड़े ही अरसे में लोग पूछना शुरू कर देते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एवरीबडी, लेकिन कुछ फैमिलीज में कभी आखिरी पीरियड कब आए थे, क्या बना, क्या प्रोग्राम है। सो आई थिंक इन चीज़ों को हमें डिस्करेज करना चाहिए। बेशक हमारे बड़े जितने प्यारे हैं उन सब की ख्वाहिश होती है कि घर में नन्हे मुन्ने बेबीज आना शुरू हो जाएं, लेकिन देखिए ऐसी चीज़ें पूछने से, बार बार कहने से जो स्ट्रेस लेवल बिल्डअप होता है ना, वो ज़्यादा खराबी कर देता है। जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे, फर्टिलिटी हार्मोन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी में, जब वो गड़बड़ हो जाएगी तो फिर टाइम मज़ीद लग जाएगा, उतने अच्छे अंडे भी ना बन पाएं और अगर बनेंगे तो शायद उतनी क्वालिटी अच्छी ना हो। इसलिए हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे को इस चीज़ का पैगाम पहुंचाएं कि शादी के इमीडिएटली बाद फॉरेन कपल्स को और नेचर को टाइम देना चाहिए कि दे शुड कंसीव। 1 साल तक अगर हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती, उसके बाद जरूर इनकरेज करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशंस अपनी कराएं और आगे ट्रीटमेंट की तरफ चलें, लेकिन उससे पहले 1 साल से पहले नेचुरली कोशिश करनी चाहिए। सेकेंडली, अब पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले जो टेस्ट है जो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं इनफर्टिलिटी, बांझपन के हवाले से, वो है सीमन एनालिसिस। अब आजकल हम लोग इन बांझपन वो होता है जो कि जिसमें उम्मीद ही ना हो प्रेगनेंसी होने की, हमने वर्ड कुछ
इनफर्टिलिटी से चेंज करके सब फर्टिलिटी का लक़ब दे दिया है। इसका मतलब ये है कि चांसेस हैं। तो इसलिए किसी औरत को बांझ करार देना बहुत तकलीफ दे चीज़ है। इस चीज़ को याद रखिए कि अगर औरत के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं तो उतने ही परसेंटेज आदमी भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। 40% ऐसे लोग हैं जहाँ पे आदमियों में इश्यूज निकल आते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं, कोई कपल्स हैं जो कि कंसीव करना चाह रहे हैं, तो उनको सबसे पहले इस चीज़ पे आमादा कीजिए कि सिर्फ फर्स्ट टेस्ट डॉक्टर आपको कहेंगे जो करवाना चाहिए वो है हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, क्योंकि ऐसा टेस्ट है जिसमें कोई आपको सुई नहीं चबोनी, कोई तकलीफ नहीं होनी, सिंपल सा टेस्ट है, हर जगह अवेलेबल भी है। सबसे पहला टेस्ट ये कराना चाहिए और उसके बाद फिर फीमेल के टेस्ट होने चाहिए जिसमें कुछ हार्मोन्स के टेस्ट है और ट्यूब्स के टेस्ट है। तो यूजुअली जब डॉक्टर के पास आते हैं आप लोग तो ये टेस्ट आपको दिए जाते हैं और बहुत से लोगों में प्रॉब्लम्स निकल आती हैं, लेकिन 30% लोग ऐसे जिनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं निकलती। वहाँ पे भी हमें तसल्ली देनी है क्योंकि अगेन प्रेगनेंसी में टाइम लग रहा है, नामुमकिन नहीं है। माय डियर गर्ल्स, फॉलिक एसिड जरूर लीजिए। तमाम वो बच्चियां हो ट्राइंग टू कंसीव, फॉलिक एसिड की गोली, आम पीली सी गोली ओवर द काउंटर आराम से मिल रही है। ये शुरू ही दिन से ही आपने अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए। वजन को बढ़ने ना दीजिए, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें और 1 साल तक नेचुरल ट्राई कीजिए दुआओं के साथ। अगर 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं होती देन डू गो टू द डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच।